significance of microeconomics. देखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र की महत्ता, सिग्निफिकेंस, कुछ तो उपयोगिता होगी, कुछ तो यूज होगा। तो क्यों हम किसी भी आर्थिक क्रियाओं का समष्टिगत विश्लेषण करते हैं, उसके पीछे का क्या हमारा पर्पस है। What are the significance of microeconomics? आपने इन्फ्लेशन के बारे में सुना? इन्फ्लेशन का नाम सुने ना? मुद्रास्फीति। यदि किसी एक व्यक्ति की बस कीमत बढ़ता है तो इसका प्रभाव पूरे अर्थव्यवस्था में होगा नहीं ना? अगर पूरे देश में कीमत बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, होगा ना? ठीक है। यदि आप सबों में से किसी एक व्यक्ति का इनकम घट जाए, है ना, तो पूरे समाज, पूरे क्लास प्रभावित हो गया, है ना? नहीं प्रभावित हो। यदि पूरे क्लास का यदि इनकम है वह कम हो जाता है, यह चिंता कर सकते, तो क्यों जरूरी है, उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, है ना? माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या होता है? पूरे समग्र आर्थिक विश्लेषण होती है, एंटायर इकोनॉमी का एनालिसिस होता है, ये तो क्लियर है। इसके पूरे आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करने के पीछे भी तो कुछ कारण होगा, इसकी कुछ उपयोगिता होगी। पहला है ना, सबसे पहला फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। क्यों जरूरी है माइक्रोइकोनॉमिक्स का अध्ययन? सबसे पहला फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति का निर्माण तथा कार्यान्वयन। लिख लोगे ना हिंदी में, है ना? इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स आर्थिक नीतियों का फॉर्मेशन, मतलब क्या करना? फॉर्मेशन, आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। देखोगे, इसको समझना ना, आप जब परीक्षा देते हो, जब एग्जाम देते हो, तो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है ना जी? सब अपना अपना तरीके से आंसर लिखते हैं। तो वह तो आपका इंडिविजुअल हो, और यदि हम पूरे क्लास के लिए पॉलिसी बनाते हैं कि आपका आंसर राइटिंग ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल होगा उस पैटर्न ऑफ एग्जाम के लिए, है ना? तो सबके यदि वैसा लिखना चाहोगे तो सबका समरूपता है, कोशिश करोगे। तो देखोगे आर्थिक नीति में कौन कौन सी नीति आती है? देखिएगा, हमारे समाज में बहुत से प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है, और कौन कौन सी समस्या है? देखिएगा, हमारी इकोनॉमी में इंडिया, है ना, फेसिंग दी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट, poverty, ना, health, education, और क्या है? कौन कौन सी समस्या? प्राइस राइज, प्राइस स्टेबिलिटी, है ना?
हमेशा देखने को मिलती है। बेरोजगारी है, गरीबी है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, है ना, कीमत स्थिरता से संबंधित समस्या है। यदि इन समस्याओं का यदि आप समाधान करना चाहते हो तो उसके लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? आर्थिक नीतियों का गठन करना चाहिए, है ना, उसका निर्माण करना जरूरी है। यदि आप बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हो तो सरकार कौन सी नीति अपनाएगी? बेरोजगारी को कम करना, सबको माफ कर देते हैं, क्या होगा उसका उपाय? क्या हो सकता है? सबको नौकरी मिल जाएगी जैसे, तो सरकार क्या उपाय लगा सकती है? देखिएगा कि यदि सरकार क्या करेगी, चावल बांटने से रोजगार मिल जाएगा। देखोगे बेरोजगारी की जो समस्या है उसको कम करना है सरकार, तो सरकार निवेश करेगी। किस पे निवेश करेगी? देखोगे यदि शिक्षा पे निवेश करती है तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तकनीकी शिक्षा मिलेगी आपको, तो आपके पास कुछ कौशल आएगा, स्किल्स आएगा, तो आप अपना स्वरोजगार हासिल कर सकते हैं। इसीलिए सरकार सबसे पहले तो बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है तो सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, है ना। निवेश करेगी सरकार खर्च करेगी, तब ना रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। रोजगार का अवसर का सृजन होगा ना, नौकरी मिलेगी, है ना जी। तो देखोगे अब गरीबी को कम करेंगे। अच्छा बताइए कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं? कौशल विकास योजनाओं आज से आना ये पॉलिटेक्निक ना, ये राइट है बगल में जो है ना सर, हाँ बैक पे है पहले। अच्छा हाँ, तो सरकार क्या कौन सी योजना है इसको बताइए? सात योजना, बहुत सारी योजना है ना। जैसे ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में कौन सी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए तो कौशल विकास स्कीम भी है ना जी। कौशल विकास भारत वाला योजना है ना, आपको स्किल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। साथ ही साथ बहुत सारे आपको स्वरोजगार की शुरुआत करने के लिए सरकार बहुत सारे लोन्स देने के लिए देते हैं, ऋण देते हैं ना कि जिसमें ब्याज है सरकार के द्वारा बहुत कम वसूला जाएगा। आपने सुना होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना है? महिलाओं का एक समूह होता है, क्या होता है? महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो सरकारी नौकरी जरूर नहीं है जी। सरकार क्या कोशिश कर रही है कि रोजगार मिले ना, रोजगार का अवसरों का सृजन हो, ठीक है। तो रोजगार का क्रिएशन करने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है ना, बहुत सारी योजनाएं, ट्रेनिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट ना, और गरीबी को कम करने के लिए एक तरीके से किसी एक रास्ते को तो जाना पड़ेगा, है ना। जब बेरोजगारी की समस्या कम होती है तो ऑटोमेटिकली गरीबी की समस्या कम होगी, आपके पास इनकम आएगा, आपका क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या कर देगा, इसलिए पैसा जरूरी है। मनी इज इम्पोर्टेंट ना, मनी मैटर्स बोला जाता है। मनी के बारे में पढ़िए ना, तो पढ़ना है मुद्रा, है ना। मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, पढ़ेंगे ना। और गरीबी को कम करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं? अब पीडीएस का नाम सुने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुने होना, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें 1 रुपया में राशन दिया जाता है ना। राशन में क्या अनाज दिया जाता है, अनाज के साथ साथ क्या मिलता है? गेहूं और चना दाल मिलता है, तो सीजनली मिलता है। नमक भी मिलता है,
कंजम्पशन कम है ना जी, भोजन की तरह उसको नहीं कंज्यूम कर 3 महीना भी पर दवा के व्यक्ति है ना बिल्कुल। देखोगे गरीबी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना है ना, शहरी और ग्रामीण योजना। आपने मनरेगा का नाम सुना है ना? कहाँ है गरीबी दर को कि बेरोजगारी दर? गरीबी कैसे कैटेगराइज करोगे? बेरोजगारी कि गरीबी? देखोगे मनरेगा में कितना दिनों का कार्यों का आश्वासन दिया जाता है? 100 डेज जो महीने हैं 100 दिन काम करोगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो उसका लक्ष्य क्या होता है? गरीबी कम से कम 365 दिन में 100 दिन काम कर लोगे तो 365 दिन का अन्न आप खरीद लो, है ना जी? तो देखो ये पॉवर्टी है। और हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम है सरकार की योजना? आयुष्मान कार्ड है आपके पास? और देखोगे सरकार क्या करती है, बहुत सारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होती है ना सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहां पे आप जाते हो तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पैसा दे रहा है, मुफ्त में इलाज कराया जाता है ना। और शिक्षा से संबंधित आपसे जुड़ा रहता है कौन सी योजनाएं? पहला जो सर्व शिक्षा अभियान आया था 1996 में, है ना, उसमें अनिवार्य कंपल्सरी एजुकेशन था जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है ना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन था, ठीक है। ये हमारा यूपीएससी का नाम सुने ना, जो आर्टिकल 41 में हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में देश के नीति निर्देशक तत्व है ना जी, उसमें कल्याण के बारे, जन कल्याण के बारे में बात किया जाता है। साथ ही साथ कल्याण मतलब आपको लाभ मिलना चाहिए, अर्थात देश का सरकार का कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों का कल्याण करे। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करें, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 41 में बीपीएससी के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि इसके बारे में एजुकेशन ना, कि जिनकी आयु 14 वर्ष से कम होगी वैसे सारे बच्चे जिनकी आयु लेस देन 14 इयर्स है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है ना। ये तो हमारा एजुकेशन से हो गया। और जब न्यूट्रिशन को बढ़ाना है अधिक से अधिक, है ना, नामांकन को आकर्षित करने के लिए अभी मध्याह्न भोजन मिड डे मील संचालित किया जा रहा है। अब खा गए हैं ना खाया ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कीमत को नियंत्रित करने के लिए, प्राइस को संतुलित करने के लिए सरकार क्या करती है? बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नीतियां बनाती है। मान लेते हैं बहुत अधिक महंगाई बढ़ गया तो सरकार उस पर नियंत्रण करने का कोशिश करती है इंटरनल ना जी, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी ना देखना पड़ता है ना। तो देखोगे सबसे पहला जो उसका महत्व इसमें है कि इम्पोर्टेंट क्यों है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को का बनाने में और उसका कार्यान्वयन में, एग्जीक्यूशन में ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व और बढ़ जाता है। कोई भी पॉलिसी बनानी चाहिए एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाए, बेरोजगारी है ना, गरीबी को कम करना है तो पूरे है ना, इससे रिलेटेड जितना भी समस्या होगा उन समस्याओं को हल करने के लिए, उन समस्याओं को कम करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना जरूरी है। क्लियर है यहाँ?